व इय्याका नस्ताईन। मैं आज मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपसे बातचीत करने का, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क एक ऐसे अहम मोड़ पे खड़ा है कि अगर हम पाकिस्तानी, अगर अब हम इसमें अपनी आवाज़, जो आने वाली नाइंसाफियां हैं, जो हमारी आइन की धज्जियां उड़ाने वाली तैयारियां हुई हैं पाकिस्तान में, जो इस मुल्क के कानून और रूल ऑफ लॉ को पैरों के अंदर रोंदने की तैयारी हो रही है, जो आ गई पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स की। हर रोज हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जाते हैं हमारे से, उनकी कदर नहीं की जाती। बल्कि ऐसे पाकिस्तान में हालात मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जिधर ताकतवर जो चाहे कर सकता है, जो पीछे से एक बंद कमरों में वो फैसले करते हैं, वो जो हुक्म करते हैं, वो जो मर्जी इस मुल्क में आप करना चाहे कर सकते हैं। और किसी किस्म की अगर हमारी मुल्क में बचत हो रही है, मेरी पार्टी और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बचत होती है तो वो बस एक चीज रह गई है पाकिस्तान में, वो है हमारी अदलिया। और मुझे तो बड़ी देर का अभी तक जेलों में डाल चुके होते हैं, एक जेल से दूसरे जेल में, जिस तरह अली मीन को किया है। तो अगर हमारी अदालतें ना होती तो मुझे तो इन्होंने 140 या 145 केसेस कर चुके हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, जिसमें एक के ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर काटी गई है गद्दारी की, पाकिस्तान से गद्दारी की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी की तौहीन कर दी है, जिस पे मेरे ऊपर मजहब की तौहीन का केस कर दिया गवर्नमेंट ने, कि शहबाज शरीफ को कोई लोगों ने या इनको कहीं आवाजें लगा दी मदीना में, तो उसमें मेरे ऊपर कैसे तौहीन मजहब लग गया। तो ये हो रहा है, आज मेरे घर के ऊपर हमले हुए हैं, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया गया। यानी कोई इसकी मिसाल ही नहीं है किसी जमहूरियत के अंदर जो हुआ है मेरे साथ, और फिर गोलियां, कत्ल करने का केस। लेकिन मेरा छोड़ें, मुझे तो 2 दफा कत्ल करने के केस था, एक दफा वजीराबाद और एक दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो मेरे लोगों से हो रहा है यहां। तो यहां तो सिर्फ हम एक ही तरफ देख रहे हैं, अदलिया की तरफ, और हम वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाले। जो पहले क्या होता था कि जैसी ऑपोजिशन में आता था, जब केस शुरू होते थे, तो वो एकदम अपने जिधर उनके पैसे और सब कुछ पड़ा हुआ है वो बाहर भाग जाते थे, और बाहर रहते थे जब तक एनआरओ नहीं मिलता था, तब तक वापस नहीं आते थे। तो हमने तो यहां जीना मरना है, हमने तो यही, हमारा ये मुल्क है। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज, और लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी है, बाकी दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं पैसे हैं, ना बैंक अकाउंट्स हैं। तो इसलिए हमने तो इसी मुल्क में आखिरी गेंद तक लड़ना है। अब हमारी जो लड़ाई है वो है ये माफियाज के साथ और इनके साथ हैंडलर्स के साथ। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन की सिर्फ एक ही तशरीह कर सकता है, पाकिस्तान की आइन की एक ही इदारा, वो है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। तो हम तो उसके ऊपर नजर और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं जो आपसे आज बात खास करने आया था, वो पहले मैं आपको समझा दूं कि इस वक्त ये जो मैं आपको कहता हूं फैसला कुन मोड़, ये है क्या, ये कौन सा फैसला कुन मोड़ है। देखिए, हमारी हुकूमत गिराई, बंद कमरे में एक घोड़े सवार ने फैसला किया, घोड़े के ऊपर सवार बैठा हुआ था, फैसला किया कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है, और वो शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, और उसके साथ फिर इसहाक डार दूसरा जीनियस है, तो इसको हटा के उनको लेके आओ। तो चलती हुई इकोनॉमी को, जो खुद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत ने पिछली मई के अंदर शाया की, उसके अंदर आप देख लें तो 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस थी। कोरोना के 2 साल, इतनी बड़ी वबा, दुनिया का क्राइसिस, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान वो उन 3 मुल्कों में से था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल किया। ये दुनिया ने माना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں، اس نے کہا، یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا۔ سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، دنیا نے اکنالج کیا، ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا، غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی، تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا، اپنے لوگوں کو بچایا، تو یہ تو دنیا نے اکنالج کیا ہے۔ اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ تھی، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز یعنی آمدنی، ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی، ہمارے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا، ہماری انڈسٹری 17 سال کے بعد 10% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی تھی، روزگار، یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے بر صغیر میں جدھر سب سے زیادہ روزگار کرونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا، ورلڈ بینک کی فگرز ہیں۔ تو ہم آگے بڑھ رہے تھے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی، ہماری جو کسان تھا 4.5% پہ ہمارا ایگریکلچر گرو کر رہا تھا۔ تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے، اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا، تو جب وہ لے کے آیا میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے، پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-20 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے، اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو، جو ہمارے جو تھے ایلائز ایم کیو ایم اور باپ پارٹی، ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا، وہ تو سب ساروں کو پتہ اس چیز کا۔ لیکن ہوا کیا پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں، یہی سپریم کورٹ کے ججز کو جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے، اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں، الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے، اور انہوں نے ان کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا۔ مجھے تکلیف ہوئی، 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی، بہت ہوئی، لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو، ہم نے قبول کر لیا فیصلہ۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے۔ اب 1 سال ہو گیا ہے، اب سب کے پاس اب 1 سال کا ریکارڈ آ گیا۔ میں تب بھی کہتا گیا، بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے، کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کو، پاکستان کو، پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں، بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے۔ یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان، ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا۔ یہاں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان، وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی۔ یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں، اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، ان کی بات پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی، قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی۔ تو میں تب سے جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے، گورنمنٹ نہ گرانا، اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا، میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں، وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اب سال کے بعد ہوا کیا؟ الیکشن انہوں نے نہیں کروائے، ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کروائیں۔ کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسے آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی، ایک نئی گورنمنٹ آ گئی، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی، انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی اسحاق ڈار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان،
اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تاریخی تھا. تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گرو کر رہی تھی، جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹ سے، اور وہ اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے، اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی. میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروا لو، کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی. میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے. ایک میں نے انٹرویو دیا، میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے اگر ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا. انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو. تو غداری کے خیر تو پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر. ایک توہین ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میں نے پاکستان سے غداری کر لی ہے. تو ہوا کیا؟ ہم الیکشنز کرتے رہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ جی اگر آپ کو الیکشنز چاہیے تو آپ اپنی گورنمنٹس کرا دیں، اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا یہ منافقت دیکھیں جو ہوئی ہے میرے سے اور پاکستان سے. آئین کے اندر بڑا واضح تھا کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں، کوئی پاکستان کا قانون دان، لائر، جج سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جیسی اسمبلی آپ کی ڈیزالو ہوتی ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. ایک پاکستان کے وکیل نے اس کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی. کسی سپریم کورٹ کے جج 15 کے 15 جج کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے، کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ، کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کون سی حکومت آئے گی. یہ میرا بنیادی حق ہے. سب سے باقی حقوق میں سے نمبر 1 پہ یہ ہے. تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹس تحلیل کی تو میں پہلے ذرا یہ ان کے کامنٹ سن لیں آپ، کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے طنز کیا کہ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزالو کر دیں. تو یہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیں خود ہی کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں. آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی. ختم بات. تو توڑیں. اوکے، اچھا جی. تو یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تب تھا جب ہم نے اپنی اسمبلیز تحلیل نہیں کی تھی. جب اسمبلیز تحلیل کی تو کیا ہوا؟ ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں. سب نے مل کے شور مچا دیا الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بدیانتداری کی، جو اس نے بے ایمانی کی، کہ اس نے دونوں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل الرحمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخوا میں، اور پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت لے آیا. یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ حکومتیں، یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا کام تھا الیکشن کروانا. وہ کیئر ٹیکر الیکشن کی بات نہ کرے. ہمیں جانا پڑا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا واحد ادارہ کا کام ہے کہ تشریح کرے آئین کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 اپریل کو کہ جناب پنجاب میں الیکشن ہوں گے 14 مئی کو. ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی. ہم نے جس دن ہم نے اپنی الیکشن کیمپین اناؤنس کرنی تھی تو انہوں نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیا.
हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने जो जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो दफा 144 लगाए जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर दिए। तो उधर से नीयत नजर आ गई कि ये तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। तो उसके बाद ये फिर आगे बात बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ बैठें और आप कोशिश करें कि ये चाह रहे हैं कि एक ही वक्त पे इलेक्शंस हो। तो हमने इनके साथ बैठे, हमने इनके साथ बातचीत शुरू की। हमने क्या कहा, जरा आपको समझ आ जाए कि इनको हमारे मौक़िफ़ में फर्क क्या था। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करेंगे। अब पाकिस्तानियों जरा ये समझने की कोशिश करें, क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि पब्लिक का मैंडेट लेके आए, यानी पब्लिक से वोट लेके आके वो बजट बनाए, या वो हुकूमत बजट बनाए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना है? यही बदनीयती थी। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठी थी 14 मई के इलेक्शन का, ये उससे निकलना चाहते थे। तो इन्होंने हमें कहा कि जी हम पहले बजट पास करेंगे। बदनीयती उधर पता चल गई। हमने इनको वाजे कह दिया, हमने कहा कि देखें 14 मई से पहले गवर्नमेंट कराएं इकट्ठे इलेक्शंस। अगर आप नहीं करते तो हम फिर अपने जो सुप्रीम कोर्ट कह बैठे पंजाब के इलेक्शन हम उस पर चलेंगे। मुज़ाकरात हुए, बदनीयत थे, फेल हो गए, और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो बातचीत की है उसमें कोई अकल बनती नहीं है। जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कोई किसी भी यानी किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसी बातचीत हो सकती नहीं है जो इन्होंने बातें की हैं। अजीब अजीब इन्होंने कोई दिए कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते, पता नहीं पैसे नहीं है, तो पता नहीं हम बजट पास करेंगे, आईएमएफ का प्रोग्राम है। आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये भी सुन लें। ये कह रहे हैं कि तब तक आईएमएफ से एग्रीमेंट हो जाएगी। हमें 1 साल पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब आईएमएफ से एग्रीमेंट होनी चाहिए, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये 20 में 2022 को इन्होंने हमें कहा था कि अभी हम इसलिए नहीं करवाना चाहते, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि आईएमएफ से एग्रीमेंट हो रही है। क्या गारंटी है कि आईएमएफ से इस साल ही एग्रीमेंट नहीं होगी? अभी तक तो एग्रीमेंट नहीं हो रही। तो आईएमएफ की एग्रीमेंट का बहाना देके हमें कह रहे हैं जो हमारा राइट है, ये याद रखें, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा ये हक है कि जब हमारी असेंबलीज डिसॉल्व हुई 90 दिन में इलेक्शन होना है, ये से चेंज नहीं हो सकता। बहाने मार रहे हैं आईएमएफ के, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी। सो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हमने सुप्रीम कोर्ट को वाजे कह दिया कि जी अगर इन्होंने जॉइंट इलेक्शन और 14 मई से पहले गवर्नमेंट्स नहीं अपनी डिसॉल्व करनी, हम अपने पंजाब का इलेक्शन चाहते हैं और उसके बाद पख्तूनख्वा का, उस पर भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे हैं। क्योंकि वहां भी अब याद रखें जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं इनकी हैसियत खत्म हो चुकी है। आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 90 दिन के बाद एक केयरटेकर बैठी रहे, क्योंकि इनके पास तो अब कोई आईनी कानूनी तौर पे तो ये इन दोनों को घर जाना चाहिए, और हम अदालत में जा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये उन्होंने अपने लोग बिठा के, यानी वो लोग जो कि नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में आ गई है, इलेक्शन के जरिए नहीं, सिर्फ अपॉइंट किए गए हैं एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है, नून लीग के साथ और ये पीडीएम के साथ। अब उसकी गवर्नमेंट यहां बैठ के, फजल रहमान की वहां बैठ के केपी में, और ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर तक ये बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले तो पंजाब और पख्तूनख्वा के लोगों का यह हक है, जो उनको पाकिस्तान का आइन यह हक देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत होगी, उनके नुमाइंदों के जरिए। तो 70% पाकिस्तान पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर अब पब्लिक उनके लोगों के नुमाइंदे नहीं ऊपर बैठे हुए, ये बैठे हुए शहबाज शरीफ के नुमाइंदे और फजल रहमान के नुमाइंदे, ये उन दोनों सूबों के नुमाइंदे नहीं है। लिहाजा पहले तो ये गवर्नमेंट्स खत्म हो गए। दूसरी चीज अब ये है कि इन्होंने अब वाजे कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, और मैं असल चीज पे आप आ रहा हूं कि इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, इन्होंने बहाने मारने। मैं आज अब आपकी अपनी सारी कौम को पहले ये कहना चाहता हूं कि ये क्यों अक्टूबर तक इलेक्शन खींचना चाहते हैं। क्या अक्टूबर के अंदर ये कोई ऐसे काम कर देंगे कि मुल्क में इनकी एकदम पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा? वोट बैंक तो इनको नीचे जा रहा है। वो मैं अभी आपको जरा अदाद और शुमार देना चाहता हूं कि वो वोट बैंक तो नीचे गिरता जा रहा है। डर रहे हैं ये इलेक्शन से, तो क्यों अक्टूबर की इंतजार कर रहे हैं? क्या होगा अक्टूबर में? कौन सा इनके पास गेम प्लान है, कौन सा रोड मैप है? आप ये सिर्फ देख लें कि ये जो जनरल बाजवा ने कि इमरान खान खतरनाक है, गवर्नमेंट गिराई थी, आज जरा सिर्फ देख लें कि पाकिस्तान खड़ा किधर है। हमारी जब गवर्नमेंट गई तो जिसको कहते हैं जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसके दो चीजें होती हैं। एक होता है सीपीआई, जो कि ओवरऑल इन्फ्लेशन होती है, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो होते हैं घर के चीजें खरीदने वाली, जो कि आम एक घर जिसके ऊपर गुजारा करता है, यानी खाने पीने की चीजें, उसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो ये दो जरा समझ लें कि हम जब गए थे जो इन्फ्लेशन थी वो 12.5 थी, जिसके ऊपर इन्होंने सारे मुल्क महंगाई मार्च भी की और सिर्फ आए ये थे कि महंगाई कम करने के लिए। आज पाकिस्तान में 36.4% पे पहुंच गई है सीपीआई, 3 गुना ज्यादा हो गई है। आज जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, ये इस मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 48.4% पे पहुंच गई है, तकरीबन 50% पे पहुंच गई है। जो खाने पीने की चीजें हैं, ये आम घर के अंदर लोगों से आज पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी है, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। आज तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान में रुल गया है। मैं आपको सिर्फ यह बता दूं कि अगर बैंक में आपके पास 100 रुपया पड़ा था साल पहले, अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना कि जो टोटल महंगाई हुई है, तो आपका 100 रुपया सिर्फ 63 रुपया बच गया है। बाकी उसमें से पैसा निकल चुका है महंगाई की वजह से। अब उसकी खरीदार की पावर सिर्फ रह गई है 63 रुपए। साल पहले 100 रुपया, आज 63 रुपए। और अगर खाने पीने की चीजें, जिसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो आम लोग घरों में इस्तेमाल करने की जो जरूरी चीजें होती हैं, वो अगर आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा था साल पहले, आज सिर्फ 52 रुपया की उसकी खरीदार की पावर रह गई है। 100 में से सिर्फ 52 रुपए की चीजें अब आती हैं जो 100 रुपए की आती थी एक साल पहले। यह जनरल बाजवा का तोहफा था कि इन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट गिरा के ये लोग लेके आए। और उसके बाद आगे चलें, जो अब हमारा मसला क्या, सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे पास डॉलर्स कम होते हैं। तो जो सबसे बड़ी कोशिश होती है कि डॉलर्स की इनकम बढ़ाई जाए ताकि आपके रिजर्व बढ़े, ताकि आपका रुपया मजबूत हो। तो जब हमें इन्होंने गिराया था तो रिकॉर्ड डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, यानी हमारा जो रेमिटेंसेस थी जो पाकिस्तानी भेजते थे वो 31 अरब डॉलर थी, और जो एक्सपोर्ट्स थी वो 33 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी। एक साल के बाद, यानी आपके पास डॉलर हमारे पास आएंगे तो हम कर्जे अपनी किस्तें वापस करेंगे ना, हमारी आमदनी में इजाफा होगा तो अपने जो कर्जे चढ़े हुए हैं डिफॉल्ट से बचने के लिए। एक साल के अंदर एक्सपोर्ट्स जो गिरी हैं और जो हमारी रेमिटेंसेस गिरी हैं 5 अरब डॉलर की गिरी हैं। एक साल में कम हो गई हमारी आमदनी कर्जा वापस करने में। जो आईएमएफ से हम कितने पैसे मांग रहे हैं, 6 अरब डॉलर, तो एक साल में 5 अरब डॉलर तो यहां कम हो गए हमारी आमदनी के। तो पहले आमदनी भी कम हो गई है, हमारी इंडस्ट्री आधी बंद हो चुकी है। इस वक्त हालात ये हैं कि जो हमारा रेवेन्यू, जो हमने रिकॉर्ड पैसे इकट्ठे किए थे टैक्स में, पिछले महीने 100 अरब रुपया टैक्स कम इकट्ठा हुआ है, यानी आमदनी भी गिर रही है, यानी मुल्क को चलाने के लिए भी आमदनी गिर रही है। जो बाहर से हमारे डॉलर्स आते थे वो भी 5 अरब डॉलर एक साल में कम हो गए। और आगे गेम प्लान क्या है, मैं फिर से पूछता हूं कि मुझे अगर यही कोई बता दे, अगर ये कहना जी कि हम इसलिए अक्टूबर के लिए तक इंतजार करना चाहते हैं इलेक्शंस का क्योंकि अक्टूबर तक हमारा ये प्लान है, इससे मुल्क बेहतर हो जाएगा, मैं ये भी उसके लिए भी मानने के लिए तैयार हूं। इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अक्टूबर के लिए। प्लान क्या है?
प्लान ये है कि इसको इमरान खान को जेल में डालो या इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। ये लंदन प्लान है नवाज शरीफ के साथ जो प्लान बना हुआ है। दूसरा प्लान है सख्तियां करो, इनके लोगों को तशद्दुद करो, इनको मारो, इनको जेलों में डालो, इनके ऊपर केसेस करो, ताकि सारा वक्त ये एक अदालत से दूसरी अदालत में जाएं। मैं फिर से कहा 145 केसेस किए हुए हैं और लोगों के। अब अली अमीन को सारा चक्कर लगाया, वहां से शुरू हुआ बखर से, फिर पहुंचा इस्लामाबाद, फिर उसको भेजा शिकारपुर, उधर से भेजा नहीं, उधर से लाहौर भेजा, लाहौर से भेजा शिकारपुर, वहां से आखिर में जाके इस महीने के बाद वो निकला। और मैं अली अमीन खुद बताएगा कि उससे उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद क्या किया। मैं चाहता हूं कि उसकी जुबान से आप सुने कि कौन से पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ के तशद्दुद किया जाता है। मैं कल कहूंगा कि वो मीडिया के सामने और बताए उसे इन्होंने लाहौर में किया क्या है, और वो सबको बताएगा कि वो किसके कहने पे ये किया गया था तशद्दुद। वर्कर्स को जेलों में और सारा कुछ, और हर रोज हरासा, जब कुछ होना लगता है पकड़ना शुरू हो जाते हैं, जब कुछ होता है दफा। सो ये कोशिश इनकी सिर्फ ये है, इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि पीटीआई क्रश हो जाए। तब तक किसी ना किसी तरह पार्टी इतनी क्रश हो जाएगी जब वो होगी। और अगर वो 2023 में ना हो, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझेंगे कि पार्टी बिल्कुल कमजोर हो गई। अब हमने करना क्या है? मैं अपनी कौम से ये जो मैं आखिर में आपसे बात करना चाहता, हमने करना क्या? देखिए मेरे पाकिस्तानियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि इलेक्शन, उन्होंने तो अब अगर ये हमारी बातचीत नहीं होनी तो अब इलेक्शन तो 14 मई को है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने। गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहा है। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा है। ये समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है, आइन के ऊपर सारे मुल्क के कानून चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आइन के तौर पे जब फैसला करता है, जब वो नहीं मानती हुकूमत, तो उस मुल्क के अंदर कानून खत्म हो जाता है। कानून खत्म होने का मतलब क्या है? आपके पाकिस्तानियों फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। आगे मैंने आपको बताया हमारे तो कोई बुनियादी हकूक नहीं है। जब मर्जी आ जाए पुलिस, यहां जो मर्जी करे मारे, और पुलिस के पीछे कौन बैठे हैं वो जो मर्जी हुक्म करें। यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ अदलिया खड़ी है रास्ते में। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये कि आप मेरे पाकिस्तानियों, आप बिल्कुल, आपका वो जंगल का कानून बन जाएगा यहां। मतलब ये कि जो ताकतवर है वो करना चाहे वो कर सकेगा, आम लोगों के कोई हकूक नहीं होंगे। और यहां इलेक्शंस तब होंगी जब ये रिजल्ट्स समझेंगे कि वो ठीक रिजल्ट्स इनको जिता सकते हैं। यानी गवर्नमेंट आपकी राय से नहीं बनेगी। गवर्नमेंट ये फैसला कब करेंगे? जब भी ये समझेंगे कि ये वो माहौल बना देंगे या वो इलेक्शन जो भी तैयारी कर लेंगे कि ये जब जीत जाएंगे, जब जीत सकते हैं तब इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज अपील करता हूं कि ये आपके लिए एक फैसला कौन वक्त है। आपको निकलना पड़ेगा। आप अगर निकलेंगे नहीं तो यहां मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां ये मुल्क आपके रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। इस वक्त 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी उम्मीद चली गई है पाकिस्तान से। हमारा जो शौकत खानम स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि कैंसर के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से आपको वो डॉक्टर्स मिलते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया में बड़ी डिमांड है। वो कहीं भी जाएंगे 3-4 गुना ज्यादा तनख्वाह के ऊपर वहां उनको नौकरियां मिल जाती हैं, तो उनको रखना वैसे ही मुश्किल होता है। 10% कंसल्टेंट्स ने कहा या चले गए या वो जाने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद छोड़ बैठे हैं। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आपने बाहर तो नहीं जाना ना, हमने तो यही रहना है। इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए लड़ना है, हमने अपने हकूक के लिए लड़ना है, हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना है, हमने अपने आइन के साथ खड़े होना है और अपने मुल्क को बचाना है। कल 4 शहरों के अंदर हम रैलीज कर रहे हैं। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूं, कल रैली करूंगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में, पिंडी में और पेशावर में। लाहौर और पेशावर में इसलिए क्योंकि ये दोनों
कैपिटल हैं पंजाब के और केपी के, हम इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि यहां के लोगों के इनको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया है, यानी इनको हुकूमत ऊपर वो बैठा दिया है जो लोगों की मुंतखब की हुई नहीं है, और ये अक्टूबर तक इनको बैठाना चाहते हैं। इसलिए आपको निकलना है रैलीज के अंदर, लेकिन हर कोई रैली पे नहीं आ सकता। तो मैंने एक और सारे पाकिस्तान के लिए अब अपील कर रहा हूं, हम आपको पॉइंट्स देंगे सारे पाकिस्तान में, आपने सिर्फ अपने घर से निकल के 5:30 और 6:30 के दरमियान, मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं कि अपने घर से बाहर निकलें, और वो आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर हम हर जगह मुंतखब कर रहे हैं, आपने वहां निकलना है। 1 घंटा खड़े होकर ये कहना है कि हम अपने आइन के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। असल में आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, क्योंकि उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है जहां आइन भी खत्म हो जाए और जहां कानून खत्म हो जाए और जहां आपका सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो आपने सिर्फ एक पैगाम देना है इस मुल्क के सारे इदारों को, जो खुफिया काम करते हैं पीछे बैठ के, जो हैंडलर्स हैं और ये जो पीडीएम के लोगों को, इन सबको मैसेज देनी है कि कौम इस मुल्क में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप यहां कहें कि जनाब हम गवर्नमेंट मानती नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन को नहीं मानती। कौम खड़ी है उस चीफ जस्टिस के साथ जो आइन के साथ खड़ा है। और आपको मैं सब आज फिर से कह रहा हूं, आपने अपने घरों से बाहर निकल के, हमने बताया हुआ है कि कौन कौन से सेंटर है, मसलन ज़मान पार्क है, यहां सारे लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप निकल के ज़मान पार्क में 1 घंटा खड़े हो जाएं, प्लेकार्ड खुद लिख लें कि हम अपने आइन और अपने कानून और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े। सिर्फ ये मैं आपसे ये कहता हूं, और हम 4 रैलीज भी निकालेंगे, और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान ने एक पैगाम देना है इनको, ये जो पावर में बैठे हुए, जो पावर नहीं छोड़ना चाहते और जो उनके पीछे बैठे हैं, कि कौम किधर खड़ी है। और ये मैं इसलिए आपको सबको कह रहा हूं क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल दाव पे है। हम कोई सारे बाहर नहीं मुल्क से जा सकते, हमने यहीं बैठ के अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए यहीं बैठ के जंग लड़नी है। शुक्रिया।